नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरा और उसमें आप भला तो जग भला चैप्टर हम लोग कर रहे थे और ये पूरा हो चुका था। आज हम लोग जो करेंगे वो है पढ़ेंगे वो है ऋषि मन्ना नारायण जी के बारे में। तो दोस्तों हम लोग पहले जैसे बताए हैं हम आपको कि इसमें प्रश्न बना करके आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चाहे कोई भी लेखक हो, कवि हो, आप उनको प्रश्नों के माध्यम से जब आप शॉर्ट प्रश्न बना के पढ़ेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो देख लीजिए, श्री मन्ना नारायण का जन्म श्री मन्ना नारायण का जन्म सन 1912 ईस्वी को इटावा में हुआ था। तो इस पे पहला ही प्रश्न आपका बन रहा है कि मन्ना नारायण जी का जन्म बन रहा है कि मन्ना, एक मिनट, क्या बन रहा है कि जो मन्ना नारायण हैं, मन्ना नारायण जी इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था। अब मैं बहुत स्पीड से लिख रही हूँ, मेरी राइटिंग बहुत, चूँकि ये जो पेन होता है इसका ये बहुत ही अच्छे से नहीं चल पाता है, तो इस वजह से मैं इसको बहुत ही जल्दी लिख करके वो कर लेती हूँ। बहुत रुक रुक के चलता है, लेकिन आप मेरे उम्मीद करती हैं जो हम बोल रहे हैं उसको आप लिख रहे होंगे कि श्री मन्ना नारायण का जन्म कब हुआ था। पहला प्रश्न हो गया आपका ये। तो इनका जन्म जो है सन 1912 ईस्वी को इटावा में हुआ था। तो ये इससे ये उत्तर जब भी कोई प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे ही शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका उत्तर आप एक ही 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर इनकी जो शिक्षा दीक्षा है कोलकाता तथा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई थी। आप गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस पे प्रश्न बन सकता है कि आप जो है किन सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि आप जो है मन्ना नारायण जी किन सिद्धांतों के, दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि किन सिद्धांतों के आप विशेषज्ञ माने जाते हैं, ठीक है। किन सिद्धांतों के आप विशेषज्ञ माने जाते हैं। हाँ, तो किन सिद्धांतों के, गांधीवादी सिद्धांतों के, ठीक है, गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। फिर आप भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य तथा गुजरात प्रांत के राज्यपाल भी रह चुके हैं, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि मन्ना नारायण जी की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मन्ना नारायण जी की प्रमुख विशेषता है कि वो भारत सरकार योजना आयोग के सदस्य और गुजरात प्रांत के राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक। ये तीसरा प्रश्न था आपका। चौथा प्रश्न है आपका, श्री मन्ना नारायण की शुरू से ही साहित्य के प्रति अनुराग था, ठीक। आपकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये चौथा प्रश्न क्या हो गया कि आपकी यानी मन्ना नारायण जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रोटी का राग तथा मानव, ये 2 प्रमुख रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं, रोटी का राग और मानव। तो ये आप ज़रूर लिख लीजिए, रोटी का राग और मानव इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका निधन, 5वां प्रश्न है कि इनका निधन कब हुआ था। तो 1978 ईस्वी में मन्ना नारायण जी का निधन हो गया था, ठीक है। सन 1912 में इनका जन्म और 1978 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में आप 5 प्रश्न बनते हैं, आप क्वेश्चन के फॉर्म में इसको लिखिए और लिख करके इसको याद 1 से 2 बार पढ़िए, ये स्वतः याद हो जाएंगे। अब आते हैं शब्दार्थ पे। देखिए दोस्तों, शब्दार्थ भी बहुत ज़रूरी होता है। आप शब्दार्थ यदि आपको याद रहेगा तो आप कोई भी अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में या अपनी बातों को व्यक्त करने में, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में आप बहुत ही अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। तो प्रतिध्वनि क्या होती है, किसी वस्तु से टकराकर वापस आई ध्वनि को हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। गश खाना, मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना होता है। मिसाल क्या होता है, नमूना, नज़र, नज़ीर, दृष्टांत। देखिए इतने सारे पर्यायवाची भी मिल गए ना हमें। मिसाल का मतलब नमूना, नज़ीर, दृष्टांत, उदाहरण। सबक मतलब होता है शिक्षा, पाठ। बर्ताव का मतलब व्यवहार। एब का मतलब दोष, कमी निकालना, ठीक है, दोष या खोट, बुराई। नुक्ताचीनी, दोष निकालने का काम। छिद्रान्वेषण, ठीक, कितने बढ़िया शब्द आपको मिल जा रहे हैं। छिद्रान्वेषण, दोष निकालने का काम, उसे हम बोलते हैं नुक्ताचीनी करना।
शहतीर, शहतीर क्या होता है? पाटन के नीचे लगने वाली कड़ी। शहतीर को क्या कहते हैं? पाटन है उसके नीचे लगने वाली जो कड़ी होती है उसे हम बोलते हैं शहतीर। अमल मतलब होता है व्यवहार। दादू, भक्तिकालीन के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं दादू। ठीक है, अब ये कुछ करने की बात है दोस्तों, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इसको करने से आपकी विचार शक्ति, स्मरण शक्ति इत्यादि बढ़ती है। तो पाठ में अनेक महापुरुष जैसे अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ईसा मसीह, सुकरात आदि के द्वारा कही गई बात का उपयोग दृष्टांतों के दृष्टांत अर्थात उदाहरणों मिसाल उसके माध्यम से किया गया है। तो वो कौन कौन सी बातें आई हैं, अन्य महापुरुषों ने भी विभिन्न विषयों पर इस तरह की बातें कही हैं, उनका संकलन कीजिए। कहीं भी आपको दिखता है कोई भी चीज़, उसका आप संकलन कीजिए और उन्हें कागज़ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर कक्षा की दीवारों पर चिपकाइए। तो इन्होंने अपने विचार ये व्यक्त किए, ऐसा आप अपनी पेज पर लिख करके आपको चिपकाना चाहिए। अच्छे अच्छे विचार हैं, जितना आप पढ़ेंगे वो आपके मस्तिष्क में, दिल दिमाग में बैठ जाएगी। इस पाठ का शीर्षक आप भले तो जग भला है। यह एक लोकोक्ति है, ठीक, लोकोक्ति है जो हमारे मतलब क्षेत्रीय भाषा में जो प्रचलित होती है उसे हम लोकोक्ति बोलते हैं। इस तरह की अनेक लोकोक्तियाँ दैनिक बोलचाल में प्रचलित हैं। किन्हीं 5 लोकोक्तियों का संकलन कीजिए और उनके भाव को अपने शब्दों में लिखिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके आसपास गांव, मोहल्ले, टोले में बहुत सारी लोकोक्तियाँ बोली जाती हैं ना, आंग न आवे, नाच न आवे, आंगन टेढ़ा इत्यादि। तो इस तरह की लोकोक्तियाँ आप 5-5 लोकोक्तियाँ सोचिए, विचार करिए और लिखिए, ठीक। फिर उसके बाद देखिए विचार और कल्पना है। इससे क्या होगा कि आपको बोलने और की क्षमता और स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो देखिए हम महापुरुषों की वाणी और अपने से श्रेष्ठ जनों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। वे लोग जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। ऐसे लोग हमें शीघ्र प्रभावित कर लेते हैं। आपके परिवार तथा विद्यालय के जिस व्यक्ति ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया है उसके गुणों व्यवहार के विषय में संक्षेप में अपने विचार लिखिए। तो ठीक, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं, जिनसे आप प्रभावित होते हैं। उनके बारे में सोचिए वो कौन है और आप लिखने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छी बात है ये। फिर देखिए पाठ में लेखक द्वारा अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कई दृष्टांत उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, बताइए इनमें से आपको कौन सा उदाहरण सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो दोस्तों निबंध ही होता है जो कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा उदाहरण, कौन सी मिसाल आपको बहुत ही अच्छा लगा वो आप अपने शब्दों में बताइए कि ये क्यों अच्छा लगा। हाँ, कौन सा अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, ठीक। ये इतना कार्य आप स्वतः करिए, देखिए उसका परिणाम क्या होता है। आप अपने आप में एक नया परिवर्तन महसूस करेंगे, ठीक। अब ये दोस्तों है पाठ से, ये जो है निबंध से जो है वो ये आपको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिख करके देंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पे इतनी जगह नहीं होती है कि लिख के आपको बता सकें, तो आपको सुविधा रहेगी। तो वीडियो के माध्यम से, अगले वीडियो के माध्यम से मैं लिख करके इस सारे क्वेश्चन आंसर आपको सुलभ करवा दूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आपके अगले अभ्यास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।